जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज मैं आपको 16 मई 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहा हूं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1257 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार 1257 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस बेहतरीन से सेशन को शुरू करते हैं। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट करिएगा और उसे बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझिएगा। आपके लिए मोटिवेशन थॉट है, जीत चाहिए, जीतने के लिए, हारने के लिए तो डर काफी होता है। देखिए, जब आप किसी काम पे लगोगे ना तो आपको बहुत सारी रुकावटें आएंगी। आप यहां पर देखो, ये एम्प्यूटेड जो आप गर्ल देख रहे हैं, ये दौड़ रही है। क्या इसके लिए बहुत आसान रहा होगा कि चलो मैं यहां पे दौड़ लेती हूं? इतना आसान नहीं था। आप देश के जो महात्मा गांधी जी हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो जब वो सोचे होंगे कि हमें आजाद कराना है भारत को, तो क्या इतना आसान होगा कि अंग्रेजों से हमें आजाद कराना इतना आसान होगा? नहीं। भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम, क्रांतिकारी, ऐसे बहुत सारे जो जिस फील्ड में जहां पर हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बोले हम भारत के लिए मिसाइल बनाएंगे, तो क्या इतना आसान रहा होगा? नहीं। लेकिन सपने सच होते हैं, सपनों को टाइम लगता है, तो आपको अपने सपने पूरे करने के लिए आप अपना बेस्ट देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और लगातार डिसिप्लिन के साथ काम करना है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है? Who has won the most medal in the खेलो इंडिया यूथ गेम 2025? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुए, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और लास्ट टाइम तमिलनाडु में हुए थे। अभी यहां पर सबसे ज्यादा जो मेडल जीता महाराष्ट्र ने जीता है। किसने जीता है? महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीते 2025 में। तो इसका आयोजन बिहार में हुआ था और ये 4 मई से लेकर 15 मई के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें 5000 से ज्यादा जो एथलीट है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका जो मेन मोटो है, भारत में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बाहर लेके आना। जब उनको मंच दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, वो परफॉर्म करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत को रिप्रेजेंट करेंगे और भारत को ओलंपिक्स में, भारत को वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे मेडल्स दिलाएंगे। तो ये जो हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये कहां कहां पर हुआ है? बिहार के 5 जगहों पर हुआ है। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, इन सभी शहरों में हुआ है। और यहां पर जो शूटिंग है, जिम्नास्ट है, ट्रैक साइकिलिंग कंपटीशन है, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि इसके लिए जो जरूरी फील्ड है वो बिहार में नहीं है, तो दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। क्लियर है? ओके। तो अभी यहाँ पे मेडल टैली को देखें तो महाराष्ट्र इस पे टॉप में है, जिसके पास 158 मेडल है और 58 गोल्ड है, 47 सिल्वर है, 53 यहाँ पे ब्रॉन्ज है। और सेकेंड नंबर पे हरियाणा, जिसके पास टोटल 117 मेडल है, 39 गोल्ड है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं जो हमारे स्टेट्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया है। आइए देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना के द्वारा किस रैंक पर पदोन्नत किया गया है? नीरज चोपड़ा हैज बीन प्रमोटेड टू विच रैंक बाय इंडियन आर्मी? तो देखिए, नीरज चोपड़ा जो है ये लेफ्टिनेंट कर्नल इस रैंक पर आ चुके हैं। मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में इनको यहां पे प्रमोट किया गया है। तो ये पहले से हमारी जो भारतीय सेना है उस पर सेवा दे रहे हैं, पर वो छोटे पोस्ट पर थे। अब इनको यहां पर बड़े पद पर प्रमोट कर दिया गया है, इनको लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रमोट किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं भाला फेंक खिलाड़ी, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को। तो 2020 का जो साल था जब टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, तो स्वर्ण पदक भारत को इन्होंने दिलाया था। 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। नीरज चोपड़ा लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद पद पर इनको पदोन्नत किया गया है। ही हैज बीन प्रमोटेड टू दी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं अब इन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। मैं आपको समझाता हूं कि टेरिटोरियल आर्मी होता क्या है। पहले आप जान लीजिए कि इनको कौन कौन सा पद मिला, फिर मैं आपको यहां पे टेरिटोरियल आर्मी के बारे में भी बताऊंगा। तो 2017 में भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स में ये जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में नायाब सूबेदार के पद पर अपॉइंट किए गए थे। तो पहले ये क्या थे? नायाब सूबेदार अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में राजपुताना राइफल्स में 2017 के रेजिमेंट में। 2021 में जब इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स जीता तो इनको सूबेदार के पद पर प्रमोट कर दिया गया।
फिर 2021 के टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद सूबेदार मेजर की पद पर इनको प्रमोट किया गया और अब यहां पर इनको टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है। आप जानते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी होती क्या है? तो भारतीय सेना की एक ऐसी यूनिट होती है जो वॉलंटियर्स के लिए होती है। हर साल इनको कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जब जरूरत पड़े हमारे देश को तो ये हमारे लिए डिफेंस में खड़े रहे, हमारे रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए ये सेवा दे सके। तो इनको कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें टेरिटोरियल आर्मी में नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है। क्लियर है? अब दोस्तों बात यहाँ पे नीरज चोपड़ा की आई है तो बहुत सारे अवार्ड्स नीरज चोपड़ा को मिले हैं। आइए एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2022 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 में मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें 25 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है। सबसे पहले विश्वनाथन आनंद थे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। तो यहां पे 2021 में इनको सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार 2018 में इनको मिला। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई है और इसमें 15 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है। तो खेल क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। क्लियर है? अब देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको टेरिटोरियल आर्मी में शामिल किया गया है। तो सचिन पायलट, आप सभी को बता दें, सचिन पायलट जो है लेफ्टिनेंट के पद पर हैं और आपको पता राजस्थान से बहुत बड़े नेता हैं। नाना पाटेकर कैप्टन हैं। महेंद्र सिंह धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अभिनव बिंद्रा है, अनुराग ठाकुर हैं और कपिल देव है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आप नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, राजा गुप्ता करंट अफेयर, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, पीडीएफ, क्विज, बहुत सारा यहाँ पे जानकारी मिलता है और आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बने और इससे और बड़ा परिवार बनाएं। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए स्टडी रिलेटेड तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8962056009। तो ये नंबर मेरे पास भी रहता है, टीम के पास भी रहता है। अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी हो तो मुझे आप बताएं स्टडी रिलेटेड। आइए देखते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साउथ कोरिया का टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरिया टूरिज्म? तो साउथ कोरिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर हिना खान को बनाया गया है। अब ये कैंसर से पीड़ित थी और टीवी सीरियल्स में काफी ज्यादा देखी गई हैं। आप सभी की फेवरेट होगी हिना खान। तो बहुत सारे यहाँ पर टीवी शो इनका देखते थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो बहुत ही फेमस पॉपुलर टीवी और फिल्म एक्ट्रेस रही हैं हिना खान, अभी भी हैं। तो इनको कोरिया पर्यटन के द्वारा इन्हें मानद राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो कोरिया जो है, साउथ कोरिया जो है, उनके टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इनको यहाँ पे बनाया गया है। तो इनको स्तन कैंसर स्टेज 3 था, यानी ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 था और ये इलाज करवा रही हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ पर इतने बड़े कैंसर से ये निकल रहे हैं। दोस्तों साउथ कोरिया कहां पर है, आइए लोकेशन को देखते हैं। तो आप यहां पर एक चाइना देख रहे हैं, चाइना भारत के ठीक ऊपर है। आपको यहां पे येलो सी देखने को मिलेगा, पीला सागर, और चाइना के येलो सी के ठीक बगल में आपको यहां पर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया देखने को मिलेगा। तो जो सन की शासक का नाम आप सुनते हैं वो नॉर्थ कोरिया है। जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा टेंशन रहता है हमेशा, उसी प्रकार से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में हमेशा आपको टेंशन देखने को मिलेगा। आप इधर देखेंगे तो आपको इधर जापान देखने को मिलेगा और ये है ईस्ट सी, जिसे सी ऑफ जापान कहते हैं। तो साउथ कोरिया जो है वो उसकी कैपिटल सियोल है और यहाँ पे जो करेंसी होती है वो है साउथ कोरिया वॉन। यहाँ के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है इनका नाम है ली जो हो। क्लियर है? तो आइए यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स को पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अनन्या पांडे, तो चंकी पांडे की बेटी हैं और फ्रेंच लग्जरी ब्रांड शैनल का ये यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर है। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। नेक्स्ट है विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णमाचारी श्रीकांत को बनाया गया है। विद्या बालन को फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और विकी कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
दोस्तों कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है, तो आप चेक कर लीजिए कि आपने सही आंसर दिया कि नहीं। फिर मैं आपसे वापस से 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। मोबाइल का आविष्कार किसने किया है? तो मार्टिन कूपर ने किया है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। अभी मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। जाकिर हुसैन का रिलेशन किससे है? तो तबला से इनका रिलेशन है। ये अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका पिछले साल ही निधन हो चुका है। दोस्तों 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति यानी आर्टिफिशियल सैंड पॉलिसी को यहां पे लागू किया, लॉन्च किया है? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने रिसेंटली में फैसला किया है कि ये आर्टिफिशियल सैंड पॉलिसी को लागू करेंगे। तो आर्टिफिशियल सैंड पॉलिसी क्या, देखिए 2 प्रकार से आपको सैंड देखने को मिलते हैं। एक नेचुरली पाया जाता है जो कि नदियों के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये सीमित है और इसका यहाँ पे दुरुपयोग भी किया जा रहा है। इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि हो रही है। आप लगातार माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, उसके बाद आपको ये प्राकृतिक रेत मिलता है। तो इसकी जगह पे कृत्रिम रेत का इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टिफिशियल सैंड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जितने भी गवर्नमेंट और जो सेमी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन होंगे उन सभी प्रोजेक्ट्स पे यहां पर नेचुरल रेत की जगह पर आर्टिफिशियल रेत का इस्तेमाल किया जाएगा और ये मैंडेटरी होगा। ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस बात का घोषणा किया है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये कृत्रिम रेत है जो आपको दिख रहा है। तो यहां पर कृत्रिम रेत की जो प्रोडक्शन है और इनको यहां पर एमएसएमई का दर्जा भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब क्या एडवांटेज होगा कृत्रिम रेत का? तो जो प्राकृतिक रेत है जो हमेशा मौजूद नहीं रहती है, तो इसकी जो कमी हमेशा बनी रहती है, तो इस कमी को दूर करेगा। दूसरा, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज होता है तो हमारे पर्यावरण की जो हानि होती है उसको भी कम करेगा। देखिए कंस्ट्रक्शन में भी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और लगातार ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और ये चिकनी मिट्टी, गाद, धूल नहीं होती इसमें। वैसे जब आप नेचुरल रेत लेकर के आएंगे तो उसमें आपको बड़े बड़े यहाँ पर सिल्ट मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो निर्माण कार्य में बहुत अच्छी पकड़ होती है और इस वजह से इसका इस्तेमाल करने की महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा करी है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं आप सभी की स्क्रीन पर। भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली, इसका नाम है भार्गवास्त्र, इसका सफल परीक्षण किया है। इसको किस कंपनी ने बनाया है? इंडिया है सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनियस एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र, विच कंपनी हैज मेड इट? तो इस कंपनी का नाम है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। क्या नाम है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने भार्गवास्त्र का यहां पे सफल परीक्षण किया, इसने यहां पे बनाया है। और ये क्या है? ड्रोन के अगेंस्ट काम करेगा। देखिए अभी आपने न्यूज चैनल में काफी ज्यादा सुना होगा, आपने देखा होगा कि एक स्वान ड्रोन आया था जो कि टर्की ने दिया था पाकिस्तान को, तो वो भारत अटैक करने आया था। तो हमारी जो डिफेंस प्रणाली S-400 उसने हवा में ही सारे ड्रोन को मार दिया। और भी हमारे पास इंडिजीनियस बहुत सारे स्वदेशी भी ड्रोन को अटैक करने के लिए हमारे पास सिस्टम है। तो भारत ने इसकी और जरूरत समझी है कि आने वाले समय में ड्रोन से बहुत ज्यादा अटैक किए जा सकते हैं। तो अगर हमें उस ड्रोन के अटैक को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करना है तो हमारे पास और भी होने चाहिए। तो ओडिशा के गोपालपुर में सीवर्ड फायरिंग रेंज में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम का यहाँ पे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। जो ड्रोन आता है एक साथ अटैक करने, तो उसको यहाँ पे काउंटर करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, हवा में ही मार देगा। तो 2.5 किलोमीटर तक के ड्रोन को बेअसर ये कर सकता है। और ये जो रडार सिस्टम लगा हुआ है इसमें, जो 6 किलोमीटर दूर से ही पहचान कर लेगा और 10 किलोमीटर की दूरी पर यूएवी का पता लगा सकता है। ये इसकी यहाँ पे कैपेसिटी है। तो जो झुंड में दुश्मन के ड्रोन आते हैं उनको यहाँ पे
यहाँ पे शूट करने का, मार गिराने में ये कैपेबल है, सक्षम है। क्लियर है। अब दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं जो रिसेंटली में डिफेंस से रिलेटेड घटनाएं हुई है। दोस्तों रिसेंटली में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 जो है इसने प्रोटेक्ट किया है। पाकिस्तान ने हमला किया था, सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं एयर डिफेंस सिस्टम को, तो यहां पे विफल किया है। तो S-400 को भारत में, है ना, भारत में रशिया ने खरीदा था। ठीक है, चलो तो भारत ने रशिया से खरीदा था S-400 को, जिसने यहां पे पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, हमें प्रोटेक्ट किया है। रिसेंटली में दोस्तों भारत और यहां पे फ्रांस के बीच में एक बड़ी डील हुई है जो कि राफेल को लेकर के हुई है। तो 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे और फ्रांस के साथ इस पे समझौते पर हस्ताक्षर हुए। रिसेंटली में रशिया ने भारत ने रशिया से INS तमाल एक स्टील्थ युद्धपोत फ्रिगेट यहां पे भारत को प्रदान किया है और इसको लेकर के हमारी डील हुई थी। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम पढ़ेंगे ल्यूसेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दुनिया में सबसे छोटा, सबसे लंबा और सबसे बड़ा। सबसे लंबी नदी कौन सी? तो नील नदी, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगी और ये विक्टोरिया झील से निकलती है। सबसे चौड़ी नदी है अमेजन, जो कि साउथ अफ्रीका के ब्राजील में यहां पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे छोटी नदी है डी नदी, जो कि आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। सबसे लंबी तट रेखा, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है कनाडा की। सबसे ज्यादा बिजिएस्ट व्यापारिक नदी है राइन नदी, जो कि आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सागर, रशिया में। सबसे गहरी झील, डीपेस्ट झील है बैकाल, जो कि रशिया में है। सबसे बड़े मीठे ताजे जल की जो झील है वो सुपीरियर झील है और कनाडा अमेरिका के बीच में आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़े खारे जल की झील है कैस्पियन सागर, जो कि रशिया में आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डेफिनेटली आपके एग्जाम में सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। पाकिस्तान के किस क्षेत्र के लोगों ने उससे आजादी का ऐलान किया है? और देखिए ये आजादी का ऐलान आज से नहीं चल रहा है, कई सालों से मांग उठ रही है और ये बलूचिस्तान है जो कहता है कि भारत आप हमको अपने अंडर में शामिल कर लो, आप हमें सपोर्ट करो, और ग्लोबल मांग भी कर रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो बलूचिस्तान के एक बड़े नेता ने खुद को अपना इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। तो बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजाद होने की घोषणा करी है। तो ये पाकिस्तान का मैप आप देख सकते हैं, जो रेड वाला इलाका ये बलूचिस्तान का है। तो पाकिस्तान के वेस्ट में बहुत बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, इसे बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। लगातार आपको न्यूज में बहुत सारी खबरें देखने को मिलती होंगी जहां पे बलूचिस्तान के जो वहां पे अटैक्स लगातार पाकिस्तान में कर रहे होते हैं, वहां के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो अपने आप को कहते हैं, हालांकि दुनिया के कई देश इनको आतंकवादी कहते हैं। तो बलूच नेता है मीर यार बलूच, तो इन्होंने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का रिसेंटली में ऐलान किया है। बलूचिस्तान में ऐसी रिपोर्ट्स बताई जाती हैं, बलूचिस्तान में जो यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे लगातार ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, किडनैपिंग का यहाँ पर और हिंसा ऐसी हो रही है। तो इन सभी को देखते हुए यहाँ पे बलूचिस्तान के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान हमारा शोषण करता है, हम खुद का अपना राष्ट्र बनाएंगे और हम खुद को राष्ट्र घोषित करते हैं। तो बहुत सालों से आजादी के लिए यहाँ पे मांग चल रही है और इसने भारत और जितने भी ग्लोबल कंट्रीज हैं उनसे डिमांड रखी है कि हमें आप समर्थन दें और हमें आप मान्यता दें एक अलग देश के रूप में। दोस्तों बलूचिस्तान में 27 मार्च बलूचिस्तान को पाकिस्तान में फोर्सफुली यहां पे इनकॉर्पोरेट किया था। 27 मार्च 1948 को जबरन बलूचिस्तान में शामिल किया था। तो ये मतलब हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। तो बलूच समुदाय के बहुत सारे लोग इस जो विलय हुआ है, मर्जर हुआ था, उससे बहुत ही नाराज थे और आज भी बलूचिस्तान में आजादी की मांग चल रही बहुत पुराने सालों से। 1970 के दशक में यहाँ पे एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया जो लगातार अपनी मांग को उठाती रहती, बीच बीच में कुछ अटैक्स भी होते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, पाकिस्तान ऐसे जो देश हैं ये यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसे मानते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। क्लियर है?
तो ये संगठन अलग देश की मांग करता है और पाकिस्तान में लगातार यहाँ पे अटैक होते हैं और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। आप ये देखो ये जो एरिया देख रहे हो ये राजस्थान है जो कि भारत का एरिया है, 3.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है और ये भारत का सबसे बड़ा एरिया है। आप यहाँ पे देखो ये भी 3.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बलूचिस्तान, तो लगभग राजस्थान के बराबर इतना बड़ा हिस्सा है जो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और ये कई मामलों में बलूचिस्तान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और ये पाकिस्तान देख रहे जो 4.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर राजस्थान से थोड़ा यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो दोनों को आप मिलाएंगे तो राजस्थान की जो एरिया है अगर आप 2 टाइम्स करते तो पाकिस्तान की एरिया है, ठीक है, इतना बड़ा है पाकिस्तान, ठीक है। तो बलूचिस्तान में जो पहला आजादी का विद्रोह देखा गया था 1948 से 50 में देखा गया था, सेकंड 58 से 60 में, थर्ड 62 से 63 में, फोर्थ 73 से 77 में और फिफ्थ 2005 से अभी भी यहाँ पे लगातार विद्रोह जारी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय किस देश की इनोनु यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को निलंबित कर दिया है? इन्होंने एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है, तो टर्की के साथ यहाँ पे जेएनयू ने अपने समझौते को निलंबित कर दिया। अब जानते पूरा डिटेल्स से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जेएनयू है और जहां पर बहुत सारे आपको खबरें मिलती रहती हैं, बहुत क्रांतिकारी लोग यहाँ से निकले हुए हैं। तो टर्की के इनोनु यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने अपने जितने भी समझौते हैं हमारी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण इसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया, निलंबित कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने जो ड्रोन का इस्तेमाल किया था वो टर्की ने दिया था और टर्की ने बिना किसी शर्त के पाकिस्तान को समर्थन देने की बात कही है। तो टर्की और अजरबैजान ये पाकिस्तान के समर्थन में इन्होंने बयान दिया था। इस वजह से भारत ने यहाँ पे फैसला किया है कि हम यहाँ पे टर्की और अजरबैजान के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होंगे हम उसका बहिष्कार करेंगे। हम यहाँ पे उनके साथ व्यापार भी नहीं करेंगे और ना ही हमारे देश के लोग वहां पे यात्रा करने जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं। अडानी समूह ने किस राज्य में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन बेस्ड ट्रक लॉन्च किया है? तो अडानी ग्रुप ने यहाँ पे एक ऐसा इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रक लॉन्च किया है, किस स्टेट में? तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में माइनिंग का काम हमेशा चलता रहता है। छत्तीसगढ़ अपने मिनरल्स के लिए जाना जाता है, तो वहां पर ट्रक्स का इस्तेमाल होगा, लेकिन हाइड्रोजन बेस्ड ट्रक का इस्तेमाल होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं अडानी के द्वारा बनाया गया ट्रक है जिसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। तो अडानी समूह की एक प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में खनन रसद के लिए, यानी जब माइनिंग करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, रसद मतलब हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, तो भारत का सबसे पहला हाइड्रोजन बेस्ड ईंधन सेल ट्रक यहां पे पेश किया है। इंडिया फर्स्ट पावर फ्यूल ट्रक फॉर माइनिंग लॉजिस्टिक्स इन रायपुर छत्तीसगढ़ हैज बीन लॉन्च्ड बाय द अडानी एंटरप्राइजेस। ओके, तो ये जो ट्रक का इस्तेमाल है छत्तीसगढ़ के पास गारे पेलमा 3 ब्लॉक है जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। तो कोयले को छत्तीसगढ़ में यहां पर जो सरकारी बिजली प्लांट तक ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 2025 में जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं आइए इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरे पीछे आप शुभांशु शुक्ला की तस्वीर देख रहे हैं। ही इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू द ISS इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। UCC को इंप्लीमेंट करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है और 27 जनवरी को UCC डे मनाया जाएगा, उत्तराखंड ने फैसला किया है। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला स्टेट मध्य प्रदेश है। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग यहाँ पे तियान शान शेंगली सुरंग है चाइना में, जो कि 22 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों जितने नए छात्र उनके लिए बहुत ही बेहतरीन जानकारी है, ये जानकारी मैं नए छात्रों को देता हूं। पुराने छात्र इन चीजों को जानते हैं तो पुराने छात्र इसे स्किप कर सकते हैं। आपके पास 10 सेकंड का ऑप्शन होता है, तो आप बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो जो नए छात्र हैं, जो कोई अपने फाउंडेशन को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी GS को मजबूत करना चाहते हैं, तो 11 सब्जेक्ट्स में आपको इसमें पढ़ा रहा हूं। इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट मिडाइवल और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो आप सभी अर्जुन 500 कूपन कोड का यूज करना, तो आपको यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा।
आप यहाँ पे ज्योग्राफी के लेक्चर के साथ एंट्री मारेंगे तो आप यहाँ पे सारे विषय पढ़ेंगे। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको इसमें हेल्प करेगी। और इसमें आपको टेस्ट मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लास मिलेगी और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप सभी कोर्सेस इन पीडीएफ में चले जाना, वहां पर आपको इस क्लास अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच का बैच मिलेगा। आप यहाँ पे डेली करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे हो उसकी पीडीएफ सुबह ही मिल जाती है और आप पढ़ने के बाद तुरंत ही टेस्ट दीजिए टेस्ट सीरीज में जाकर के, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। ई बुक्स भी हैं, क्लास नोट, बहुत कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। और 1 ईयर का मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज है 2024-2025 का, 12 महीने का, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में भी अवेलेबल है। तो आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में आज ही एनरोल होइए, टेस्ट पास भी है। बाकी सारी जानकारी मैं आपको और भी दूंगा क्लास के बाद। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये इंडिया इंक्लूसिव समिट है। ये कहां पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। अब देखो ये होता क्या है इंडिया इंक्लूसिव? तो इंक्लूसिव मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, मतलब ऐसा में विकास करना है जिसमें सबको लेके चलना है। तो वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस, यानी जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस, 15 मई को मनाया गया और 15 मई को विश्व परिवार दिवस भी मनाया जाता है। इसी अवसर पर न्यू दिल्ली में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया, जिससे हम क्या बोलते हैं? इंडिया इंक्लूसिव समिट बोलते हैं। ठीक है, इंडिया इंक्लूसिव समिट इसको यहां पर हम बोलते हैं। तो हर साल दोस्तों मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है और समावेशी विकास को बढ़ाना, दिव्यांग लोगों के लिए डिजिटल सामग्री सुलभ कराने के बारे में जागरूकता करना यहां पे इसका उद्देश्य। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं 2025 में, होने वाले हैं और हो चुके हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो न्यू दिल्ली में रिसेंटली में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस हुआ है न्यू दिल्ली में, 12 नंबर का। संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस समारोह का आयोजन वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में ऑर्गेनाइज किया गया, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। प्रश्न नंबर 10 ये रहा, विश्व का सबसे पहला व्यावसायिक पैमाने का ई मेथनॉल प्लांट किस देश में खोला गया है? वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट हैज बीन ओपन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये डेनमार्क में खोला गया है। कहां पे खोला गया है? डेनमार्क में खोला गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं डेनमार्क सिटी काफी सुंदर है और विश्व का सबसे पहला यहां पे कमर्शियल व्यवसायिक पैमाने का ई मेथनॉल प्लांट शुरू किया गया है। तो डेनमार्क और जापान मिलकर के इस प्लांट को यहां पे बना रहे हैं, जिसमें 42,000 मेट्रिक टन ई मेथनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो मेथनॉल का जो प्रोडक्शन है वो कैसे किया जाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके। इसमें सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसका ई मेथनॉल का प्रोडक्शन होगा। फिर जो बिजली का इस्तेमाल है वो पानी को तोड़ने के लिए किया जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन एनर्जी आपको मिलेगी H2। और फिर क्या किया जाएगा? हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाएगा, CO2 के साथ मिलाया जाएगा। और फिर एक और यहाँ पे प्रोसेस की जाएगी जिसमें इसे हम यहाँ पर हम बोलते हैं कैटलिक रिफॉर्मिंग। ठीक है, साफित कैटलिक रिफॉर्मिंग। तो इस प्रोसेस में क्या होगा? ये मेथनॉल जो है ये आपका प्रोडक्शन हो जाएगा, जिसे मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। तो डेनमार्क की बात कर लेते हैं। डेनमार्क कहां पे लोकेटेड है? तो आप यहां पर देखिए ये यूरोप में आता है। आप यहां देखें तो नीदरलैंड है, इधर जर्मनी है, इधर पोलैंड है। डेनमार्क इधर आपको बाल्टिक सागर देखने को मिलेगा। तो ये डेनमार्क है जिसकी कैपिटल कोपेनहेगन है। ऊपर नॉर्वे है, इधर स्वीडन है, इधर आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा। आप यहां पे देखिए तो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है। फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन यहाँ के राजा हैं। मेट फ्रेडरिक्सन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और डेनिस क्रोन यहाँ की करेंसी है। 11 नंबर का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2025 मेहदी हसन मिराज को चुना गया। इनका संबंध किस देश से है? तो मेहदी हसन जो है ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। कहां के प्लेयर हैं दोस्तों? बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश के ऑलराउंडर प्लेयर है हसन मिराज। इनको अप्रैल 2025 का बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल चुका है। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में इन्होंने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया है और इस वजह से इनको यहां पर सम्मानित किया गया है। वहीं पे महिला खिलाड़ी में हम बात करें तो ये महिला खिलाड़ी स्कॉटलैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है।
इनका नाम है कैथरीन ब्राइस। तो इनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। अब देखिए यहां पर मैं आपको जनवरी फरवरी मार्च महीने के जो प्लेयर ऑफ द मंथ है वो मैं पढ़ा देता हूं। तो जनवरी में जोमेल वार्की कौन थे वेस्ट इंडीज से, फरवरी में शुभमन गिल थे भारत से, मार्च में श्रेयस अय्यर थे भारत से। तो हर महीने अवार्ड दिए जाते हैं जो बेस्ट परफॉर्म करता है उस महीने। जनवरी में 2025 में बेथ मूनी को मिला था, फीमेल प्लेयर है। फरवरी में अलाना किंग को मिला था, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। और मार्च 2025 में जॉर्जिया वोल को मिला था, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। ठीक है, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है, 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? तो 16 मई को सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। तो आप यहां पर सिक्किम को देखें, सिक्किम की स्थापना के 50 साल पूरे हो चुके हैं। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां स्टेट बना था, 16 मई को बना था। तो 1975 में जो सिक्किम है, तो प्रधानमंत्री ने भारतीय संसद से सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में डेवलप करने की अपील करी थी, जो सिक्किम के प्रधानमंत्री थे। और हमने 35 अमेंडमेंट किया था, 35वां संविधान संशोधन किया था 1974 को। और यहाँ पे 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया। 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन किया, इसे पारित किया। इसके बाद जो सिक्किम था उसको भारत में विलय कर दिया गया। सिक्किम, आप यहां पर देखें सिक्किम की लोकेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सिक्किम आपको ठीक बीच में देखने को मिलेगा, भूटान, नेपाल और इधर तिब्बत, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग है। गवर्नर है यहाँ पे ओम प्रकाश माथुर। और यहाँ पे इसको नामग्याल राजवंश ने 17वीं सेंचुरी में स्थापना किया था। ठीक है, सिक्किम भारत में जो सबसे लीस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है, दूसरा सबसे छोटा राज्य है। और ये आपको ईस्टर्न हिमालयाज में देखने को मिलेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, दुनिया की जो 3rd सबसे ऊंची चोटी है, वो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। दोस्तों 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपने बहुत डिटेल से पढ़ा। आप बारी है RRR की, जहां पर आप पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को यहां पे सही कर पाते हैं। सभी को आंसर्स कमेंट बॉक्स पे देना है। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने इसमें 4 मेडल जीते हैं। डैनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति फिर से अपॉइंट किए गए हैं? तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति वापस से बनाए गए हैं। हिमाचल दिवस कब बनाया गया है? तो हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया जाता है। प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 किसे चुना गया? तो श्रेयस अय्यर को चुना गया मार्च 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ। बंगाली नववर्ष को किसके रूप में मनाया गया? तो इसे पोइला बैसाख के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों कल था 15 मई, और 15 मई को जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा उसका यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे। देखते हैं आप कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपीएससी के अध्यक्ष यहाँ पे अजय कुमार बने हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद डे मनाया जाएगा। भारत के 52 नंबर के सीजीआई कौन बने हैं? तो BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं। अनीता आनंद किस देश की फॉरेन मिनिस्टर बनी है? तो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर है, भारतीय मूल की है। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जेवर यूपी में स्थापित किया जाएगा। CCI बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर वायुसेना केंद्र का दौरा किया, किस राज्य में है? तो ये पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? हरवंश चावला बने हैं। दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश ने शुरू करी है? तो भूटान ने इसे स्टार्ट किया है। वीर रथ पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये नोएडा में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला भीख मुक्त शहर, बेगर फ्री सिटी कौन सा है? तो इंदौर है। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरसेप्ट फैमिली डे कब मनाते हैं? तो 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस हम मनाते हैं। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ट्रांसवर्स वेव्स।
कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है और इसे किसानों का मित्र कहा जाता है? तो ये अर्थवर्म है, केचुआ है, जो मिट्टी की उर्वरता को बरकरार रखने में सक्षम होता है। इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? आपकी ब्लड क्लॉटिंग के लिए सहायक है। तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल है। आपके लिए सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पे सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। और प्यारे साथियों, आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको बताना ये तस्वीर किस महान पर्सनालिटी की है, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। दोस्तों, आप सब स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, जहां पर आपको गूगल प्ले स्टोर से मिलेगा। आप अपनी रेटिंग भी दीजिएगा कि आपको एप्लीकेशन कितना हेल्प कर रहा है, ताकि इस एप्लीकेशन को और अच्छा रेस्पॉन्स मिल सके। और आप जो है इसके जो भी आपको समझ में आता है इसकी रेटिंग आप दीजिए। आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसके डेली फ्री टेस्ट देंगे। और 20 तारीख से हमने फैसला किया है कि जो हमने 2 बुक लॉन्च करी उसका वापस से टेस्ट स्टार्ट करेंगे पेज बाय पेज। कोर्सेस एंड पीडीएफ में 1 ईयर की मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलती है 2024-2025 की। 1000 टॉपिक वाइज स्टडी पीडीएफ, 1 ईयर की टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ। और अभी समर सेल चल रहा है साथियों हमारी बुक्स पर। स्टैटिक जीके की थ्योरी बुक है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बुक है। तो आप सभी 50% तक का ऑफ पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स पे भी लिंक पिन की गई है। आप जाइए और बुक को ऑर्डर करिए। और इसी का टेस्ट होने वाला है, 20 तारीख से आपका टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी टेस्ट में एनरोल होइए। पेज बाय पेज आपको पढ़ना है और आपका रेगुलर टेस्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों आप टेस्ट पास देखेंगे, जहां पे 4000 प्लस टेस्ट भारत के प्रत्येक एग्जाम्स के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप देखिए तो आप जब जाएंगे ई बुक सेक्शन में तो आपको मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ल्यूसेंट जीके, किंग सीरीज पीडीएफ, मैराथन क्लास पीडीएफ आपको मिलेगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहां पर आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और साथियों स्टडी जीके की जो बुक है वो आपके घर तक पहुंच जाएगी अमेजन, फ्लिपकार्ट और हमारी वेबसाइट के माध्यम से। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स से बताइएगा, और क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं आप इसमें सजेशन भी दे सकते हैं। आपका चैनल है, मैं आपका हूं, आपका सजेशन हमेशा सर आंखों पर। मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी खुश। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन आपका बहुत ही शानदार हो और इसी शुभकामना के साथ क्लास को एंड करता हूं। बाय बाय।